नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ही इंडिया गेट उनकी होलोग्राम प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तियों और संसाधनों को भी आपदा प्रबंधन में भी योगदान के सम्मान में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शुक्रवार को घोषणा की कि देश के ही महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के ही प्रति आभार के प्रतीक ही रूप में ही इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की ही एक प्रतिमा लगाई जाएगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक ही नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक ही उस पर स्थान पर ही एक और होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। और नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के ही महानिर्देशक और अध्येत गणनायक ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में ही इंडिया गेट पर लगाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रस्तावित प्रतिमा 25 फुट ऊंची होगी और ग्रेनाइट पत्थर से बनेगी। जनवरी के महीने में हर पल बदलते मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली एनसीआर में ही रात से बारिश हो रही है और जिसके बाद से जनवरी महीने में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं पहाड़ों में हुई बर्फबारी से भी मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज रात हुई बारिश ने ही जनवरी महीने में बारिश का पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ही ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। कल शाम से ही दिल्ली में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली वालों को ही काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ही दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ही बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में ही आने वाले 2 दिनों में लगातार मध्यम से न्यूनतम बारिश होती रहेगी। गौरतलब है कि कल देर रात ही आपको बता दें कि शाम से ही मौसम ने ही करवट ली और दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर ही जिला प्रशासन सख्त हो गया है। रायबरेली में पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और देर रात पुलिस ने ही चलाया है वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि देर रात ही पुलिस अब चेकिंग अभियान भी कर रही है। शहर में चलाया गया है वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी की गई है। वाहनों से ही स्टिकर और हूटर को हटवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर वाहन चेकिंग लगातार जारी है। चुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने ही अपनी कमर कस ली है। पूरे दमखम के साथ ही चुनावी प्रचार में उतर रही है और इसके साथ ही इसी को लेकर ही सपा ने भी पहले चरण के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा के सभी बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ही 31 जनवरी 2022 तक शारीरिक रैलियों और रोड शो पर ही प्रतिबंध लगाया है। प्रोटोकॉल पट्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लोगों को संबोधित कर सकते हैं और ऐसे में सपा ने ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करके यूपी चुनाव में प्रचार को गति देने का काम कर दिया है। और यूपी चुनाव में ही मशहूर अभिनेत्री राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। जया बच्चन के अलावा पूर्व सांसद डिंपल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के अलावा फ्रंटल संगठनों के भी पदाधिकारियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने ही आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। अदिति रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने 85 सीट उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है और इसमें ही आपको बता दें कि 15 महिलाएं हैं और असीम अरुण कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश काडर के ही 1994 बैच के ही आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने ही हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रखते हुए ही क्षेत्रित सेवानिवृत्त और वीआरएस की ली थी और इसके बाद से ही 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामवीर उपाध्याय को भी सदाबाद से ही टिकट दिया गया है और आपको बता दें कि हरिओम यादव को सिरसागंज से ही उम्मीदवार बनाया गया है और रामवीर उपाध्याय ने हाल में बीएसपी छोड़कर ही बीजेपी का दामन थामा था। वहीं हरिओम यादव सपा से बीजेपी में आए हैं। पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री सतीश महाना को ही महाराजपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के ही पश्चिमी हिस्से के ही 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी और दूसरे चरण में ही 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर ही मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में ही 20 फरवरी को तीसरे चरण में 49 सीटों पर ही, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को पांचवें चरण में ही 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के ही विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है और हम बीच चुनाव में हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है और ये मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि भाजपा सरकार पर मायावती का दबाव बना रही हो और एक इंटरव्यू के दौरान ही प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसी ही राजनीति से फायदा हो रहा है। सांप्रदायिकता और जातिवाद के ही आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है और वे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ही सभी शैक्षणिक और संस्थानों की छुट्टियां कर दी गई हैं। आपको बता दें कि यूपी में अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और राज्य में जनवरी के ही पहले सप्ताह में ही कोरोना की संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ही स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किए गए हैं। और आपको बता दें कि जिसके बाद से ही स्थिति की समीक्षा हुई और शैक्षणिक और संस्थानों को ही बंद रखने की मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और अब एक बार फिर से ही कोरोना संक्रमण के हालात पर समीक्षा के बाद ही 30 जनवरी 2022 तक के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को ही ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का निर्देश राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले ही 15 से 31 जनवरी तक ही आयोजित होने वाली सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी है। स्टूडेंट्स अभी अपनी एग्जाम की ही नई डेट्स के इंतजार में हैं और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं एग्जाम भी राज्य विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होने हैं। चलिए यूपी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज का कार्यक्रम 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूपी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे।
उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कार्यक्रम है और प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 बजे ही मुजफ्फरपुर में ही बैठक होगी और प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हमको बता रहे हैं कि रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक सवार ओवरब्रिज से नीचे गिर गया है। पुल की रेलिंग से ही टकरा गया, नियंत्रण होकर गिरा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुल की रेलिंग से टकराया और जिसके बाद नीचे गिर गया और बाइक सवार की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी करवा दिया गया है घायल को। और साथ ही आपको बता दें ब्रिज के ऊपर से ही अटका लोगों ने ही मदद की है उसकी। छराहा के कस्बा में मौजूद ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। लोगों ने, स्थानीय लोग जो वहां पर थे, उन्होंने उनकी मदद भी की है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है और बछरावा क्षेत्र के ही कस्बा में मौजूद ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।